कांग्रेस की नन्ही स्टार प्रचारक से लेकर आज कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर जो जिम्मेदारी ली है वो है साधना भारती जी। मेरठ पहुंची, उनसे बातचीत करता हूं। साधना जी, नन्ही स्टार प्रचारक, आपने बताया था कि 6 साल से ही आपने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी अपने परिवार के साथ और अब आप राष्ट्रीय प्रवक्ता बन गई है, और ऐसे में एसआईआर की बात करें तो क्या कहेंगे उसको लेकर आप? देखिए, मैंने वैसे तो 2.5 वर्ष की उम्र से बोलना शुरू कर दिया था और 2003 में मैं सोनिया जी से पहली बार मिली थी, 25 अक्टूबर 2003 को। और उसके बाद बिल्कुल मैं कांग्रेस की नन्ही स्टार प्रचारक के तौर पे अमेठी में राहुल गांधी जी और आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी के लिए रायबरेली में सबसे पहले मैंने चुनाव प्रचार नन्ही स्टार प्रचारक के रूप में किया। उसके बाद देश भर में मैंने स्टार प्रचारक के तौर पर प्रचार किया। आज राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, भारतीय ओबीसी महासभा की मैं नेशनल कन्वीनर, मुख्य संयोजक भी हूँ। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि एसआईआर का मुद्दा हो। आज तो मैं यहाँ पर जिस मुद्दे को लेकर आई थी वो थी जो योजना का नाम महात्मा गांधी नरेगा योजना का नाम बदलने का काम इन्होंने किया और जी राम जी योजना उसको करने का काम किया है। तो मुझे लगता है विशैली बीजेपी जो गॉड से वादी बीजेपी है, ये उसका गॉड से राम गॉड से, ये जो है ना जी राम जी, इसका एक हिडन अर्थ है गॉड से राम गॉड से योजना है। और इसीलिए कह रही हूं क्योंकि गॉड से वादी नीतियों के तहत ही इन्होंने इस योजना को पूरा खत्म करने का काम किया। जिस योजना से मजदूरों और गरीबों का परिवार चल रहा था, कोरोना जैसे समय में आर्थिक संकट जब आया तब इस योजना ने आर्थिक रीढ़ बनने का काम किया। लेकिन मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने इस योजना को खत्म करके एक नया कानून जो जिसको लेकर आ गए हैं ये बना दिया है। उसमें जो पहले 10 और 90% का जो होता था हिस्सा, 10% राज्य सरकार, 90% केंद्र सरकार, उसको बदलकर अब 60-40 कर दिया है। 8 घंटे से बढ़ाकर अब 12 घंटे का काम कर दिया गया है। वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, न जाने कितनी तरह की चीजें इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को हटाकर जोड़ दी गई है। दूसरा, जो अब पहले सरपंच तय करते थे, ग्राम पंचायतें काम तय करती थी, अब वो कोई सरकारी बाबू तय करेगा। तो ये सब मुझे लगता है इस योजना पूरा बदलने का काम किया गया है, इसका मर्म निचोड़ने का काम किया गया है। एसआईआर पर तो हम डंके की चोट पर कह रहे हैं कि वोट चोर हो तो गद्दी तो छोड़नी पड़ेगी। तो और ये वोट चोरी नहीं है, ये वोट डकैती है। जो चाहे किसी भी चुनाव में बिहार के नतीजों हम कहते हैं वो जनादेश नहीं है, वो ज्ञानादेश है। क्योंकि जब ज्ञानेश कुमार जी आते हैं, राहुल गांधी जी एक प्रेस वार्ता करते हैं, आदरणीय राहुल जी सबूतों के साथ सारी बातचीत रखते हैं। वो कहते हैं कि किस तरह से फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। एक घर में 250 वोट पाए जाते हैं, एक ब्राजीलियन मॉडल लाई जाती है, उनके नाम से चल रहा है। अभी तो पश्चिम बंगाल के अंदर आप देखिए कि कितना बड़ा सामने आया है, तथ्य निकल के लाखों वोट काट दिए गए। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर, जब राहुल जी प्रेस वार्ता करते हैं तो ज्ञानेश कुमार जी तुरंत एक प्रेस वार्ता करते हैं जो 2-4 दिन बाद, और कहते हैं कि या तो देश से माफी मांगिए या फिर हलफनामा दीजिए। लेकिन उसी के कुछ चंद दिनों बाद भाजपा के नेता अनुराग ठाकुर करते हैं, और हमें एक विधानसभा का जो स्टडी करने में, क्योंकि हमने मैनुअल स्टडी करने में हमें 6 महीने से ज्यादा का समय लगा, लेकिन अनुराग ठाकुर जी के पास 4-5 लोकसभा का डाटा एक हफ्ते में कैसे आ गया? ये डिजिटल आया होगा। तो जब हमें डिजिटल प्रोवाइड नहीं होता, अनुराग ठाकुर जी के पास कैसे आया? और नहीं आया तो एक हफ्ते में कैसे डाटा रखा? तो अनुराग ठाकुर जी से हलफनामा क्यों नहीं मांगा गया? अनुराग ठाकुर जी से क्यों देश से माफी मांगने के लिए नहीं कहा गया? तो ज्ञानेश कुमार जी आगे आए, जो इतने दिनों में बीएलओस की मौतें हुई, आत्महत्याएं हुई, दर्दनाक मौतें हुई, उसमें कईयों ने अपनी आपबीती खुद सामने रखी, कईयों के परिवार वाले रो रहे हैं। कोई किसी तरह की आर्थिक सहायता उनके परिवारों को नहीं दी गई। ज्ञानेश कुमार जी ने कोई निंदा नहीं की ऐसी घटनाओं की, ये नहीं कहा कि नहीं इन पर बोझ कम होना चाहिए, उल्टा चुप्पी साध कर मुंह पर ताला लगाकर बैठ गए। भाई, चुनाव आयोग का काम सरकार का पिट्ठू या सरकार का दूसरा हिस्सा बनना नहीं है। चुनाव आयोग का काम चुनाव को सही तरीके से कराना है। बिहार के अंदर जिस तरह 10,000 रुपए भी चुनाव में कैश ट्रांसफर किया गया, आप भी जानते हैं, आपने कई चुनाव देखे होंगे अपने जीवन काल में। आप बताइए, जैसी चुनाव घोषित होता है वैसी तो सारी योजनाएं जो सरकारी होती है बंद कर दी जाती है, कोई घोषणा भी नहीं कर सकता। तो बीच चुनाव में 10,000 रुपए कैसे डाले गए? उसको रोक क्यों नहीं लगाई गई? मर्डर होता रहा चुनाव के बीच में, चुनाव आयोग चुप रहा। तो एसआईआर पर भी प्रश्न है, चुनाव आयोग पर भी प्रश्न है, और जब चुनाव आयोग का नाम लो तो बीजेपी क्यों बौखला जाती है? मैं आप के बातों से सवाल निकाल रहा हूँ। आप बात की आपने गोडसे की, गोडसे राम योजना की है ना, लेकिन ये जो जी राम जी योजना है, जो मनरेगा योजना थी, आप ही देखिए कि भाई राम के नाम पर अब जो भाजपा है वो केवल गद्दी पर नहीं आई बल्कि विश्व पटल में भाजपा नाम कर रही है अपना, और आप गोडसे से इसको कैसे जोड़ सकते हैं? राम के नाम पर आई तो फिर अयोध्या क्यों हार गए? राम के नाम पर आई तो अयोध्या क्यों हार गए भाई? राम के नाम पर आई तो भगवान हनुमान जी की जन्मभूमि कोप्पल क्यों हार गए भाई?
सीतापुर क्यों हार गए भाई? तो अगर ये हार रहे हैं तो पहली बात तो राम के नाम पर नहीं है, जनता काम पर भी वोट देती है। आप अध्यात्म के इतने बड़े अगर राम भक्त हैं भाजपाई, तो संजय निषाद से भी तो ठगबंधन बना के क्यों बैठे? तोड़ देना चाहिए। संजय निषाद जी ने तो कहा था भगवान राम जी दशरथ जी के पुत्र ही नहीं है, उनकी बल्दियत पर सवाल उठा दिया था, तो अभी तक ठगबंधन क्यों लेकर बैठे हुए हैं? इसका मतलब क्या भगवान राम का सम्मान नहीं करते क्या? माता सीता के अस्तित्व को नकारने का काम महेश शर्मा जी ने संसद में किया था, इनके सांस्कृतिक मंत्री थे, तो क्यों नहीं निकाल के बाहर फेंकने का काम किया गया? जी राम जी योजना, ये राम की योजना को आप गोडसे से कैसे जोड़ सकते हैं? नहीं, तो गॉडसे का तो नाम में राम आता था, तो क्या आप ये बताइए, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो ये तक कह दिया था संसद में कि हराम में भी राम आता है, जब रामविलास पासवान जी ने कहा कि मेरे नाम में राम आता है। देखिए, राम का नाम आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर राम का सही मायने में भाजपा सम्मान करती है, सबसे बड़ा उदाहरण पेश करें, संजय निषाद जी को निकालकर बाहर करने का काम करें, महेश शर्मा जी को निकालने का काम क्यों नहीं? नरेश अग्रवाल जी, उन्होंने जानकी जी की तुलना किससे की थी? राम जी की तुलना रम से की थी, जिनसे जानकी जी की तुलना की थी। तो शराब से जो तुलना कर दे रहे, उनके बेटे को आज आप मंत्री बना के बैठे, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये राम के नहीं है, जो राम का नहीं, मेरे हिसाब से वो किसी काम का नहीं। मैं आध्यात्मिक प्रवचन भी करती रही हूँ बचपन में। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने राम के नाम का सिर्फ इस्तेमाल किया है, कभी राम के नाम को अपनाया नहीं। राम के नाम को अपनाने का काम महात्मा गांधी जी ने किया था, राम के नाम को अपनाने का काम देश की जनता कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अगर राम के नाम पर वोट देते तो अयोध्या जिता देते। तो मैं ये कहूंगी कि राम के नाम का इस्तेमाल मत कीजिए। और मैं एक पंक्ति बोलना चाहूंगी कि राम नहीं मिलते ईटा और गारा में, राम मिले निर्धन की अरशुधारा में, राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को, राम मिले हैं अंगद वाले पांव में, राम मिलेंगे पंचवटी की छांव में, राम नहीं मिलते झूठे वादों के ढेरों में, राम नहीं मिलते मंदिर के फेरों में, राम मिलते हैं शबरी के मीठे बेरों में। तो अगर राम को ढूंढना है तो वहां ढूंढिए, ये झूठे वादों के ढेरों में ढूंढेंगे तो राम नहीं मिलेंगे आपको। अच्छा, एसआईआर की आप बात कर रहे हैं भाई, जो वेरिफिकेशन है वोटरों का, तो उसमें जो नागरिक हैं इनका ये कहना है भाई इसी के आधार पर वेरिफिकेशन होगा, जो घुसपैठी हैं उनको इसी तरीके से बाहर निकाला जाएगा, देश से बाहर निकाला जाएगा। भाई अब तक घुसपैठी कितने निकाले उसका भी तो आंकड़ा देना। बिहार में तो एसआईआर हुआ ना, चुनाव भी हो गया, संपन्न हो गया। अब आप बताइए बिहार में कितने घुसपैठिए पकड़े गए? हमें ये दिक्कत नहीं है, आप घुसपैठी बिल्कुल पकड़िए। अरे देशद्रोह अगर कोई कर रहा है, कोई घुसपैठिया आ रहा है, तो हम क्यों उसका समर्थन करेंगे? हम तो खुले तौर पे उसका कहते हैं, विरोध करते हैं बिल्कुल। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि घुसपैठियों के नाम पर जो नाम काटे जा रहे हैं, अब मैं क्या कहूं, योगी आदित्यनाथ जी ने खुद कह दिया भाई, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश का सबसे बड़ा सूबा, देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री, भाजपा के वरिष्ठ नेता योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं जी गड़बड़ी हो रही है, उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ नाम काट दिए गए। बताइए, तो जब मुख्यमंत्री उनके कह रहे हैं तो हमें कहने की क्या आवश्यकता है? यानी गड़बड़ी तो मुख्यमंत्री साहब भी मान रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं अगर घुसपैठिए पकड़े गए, 2017 का आंकड़ा है 51 घुसपैठियों का भारतीय जनता पार्टी का, हमारा 10 साल का आंकड़ा 90,000 घुसपैठियों को डिपोर्ट करने का है। हम ये कहते हैं कि आपके पास आंकड़ा है तो लाइए ना, बिहार का ही दे दीजिए। तो ये घुसपैठियों की बातें करना, कभी धर्म की बातें करना, तो भाजपा का एक काम है कि जनता को इतिहास में लेकर जाना है, वर्तमान से बरगलाना है, हिंदू मुस्लिम में द्वेष फैलाकर, और जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से भटकाना है। नीतीश कुमार को लेकर क्या कहेंगे आप, जो बुर्खा उठाया उन्होंने, उसको लेकर क्या कहने वाली है आप? देखिए, मुझे लगता है बहुत निंदनीय है, और कोई चाहे बुर्खा की बात हो, किसी भी महिला के अपमान की बात हो, तो मुझे लगता है नीतीश जी की माता जी को गाली देने का काम मोदी जी ने किया था, बिहार की माँ को गाली देने का काम किया। नीतीश जी आहत भी बहुत हुए थे, पत्र भी लिख दिया था। वो बात अलग है शायद कि कुर्सी से कुछ ज्यादा मोह और लालच रहा, तो अपनी माता जी का अपमान भी बर्दाश्त कर गए, और मुझे लगता है कहते हैं ना, खून का घूंट पी गए, कड़वा घूंट पी लिया उन्होंने और बैठ गए। और आज उनके प्रवक्ता भी कितनी निर्लज्जता के साथ बैठकर बात करते हैं, मुझे समझ नहीं आता। जब मैं डेली डिबेट्स पे देखती हूँ उनको, तो मुझे लगता है महिलाओं का अपमान नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति एक नारी का सम्मान नहीं कर सकता, मुझे लगता है वो अपनी माँ, बहन और बेटी के साथ साथ भारत माता का भी सम्मान नहीं कर सकता। लेकिन ये आया कहाँ से? ये आया है भाजपा से। गुण आता है ना संगत का, ये भाजपा से आया है। जब मोदी जी अपमान करने का काम करते रहे हैं महिलाओं का, तो हमेशा अपमानित महिलाओं को करने का काम करते रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपमानित करती रही है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, और इस तरह की घटनाओं की तो निंदा ही होनी चाहिए। मैं आपसे जुड़ी बातें पूछता हूँ। आपने कहा कि जब आप 2.5 वर्ष की थी, आप बोलने लगी थी, तो बचपन में ही आप प्रचार करने लगी थी राहुल गांधी जी के लिए। तो कितनी उस वक्त उम्र रही होगी आपकी जब आपने प्रचार करना शुरू किया? 9 साल की थी जब से मैंने शुरुआत की, और मैं 2.5 साल की उम्र से मैंने गायत्री मंत्र का उच्चारण सबसे पहले किया। उसके बाद 3.5 साल की उम्र में इंडियन वुमेन प्रेस क्लब दिल्ली में मेरी प्रेस वार्ता हुई, और उसमें मैं, क्योंकि साधना राजपूत नाम लिखती थी, उसमें पत्रकारों ने ही मेरा नाम कहा कि किसी जात से नहीं, प्रतिभा है तो इसका नाम भारत से जोड़कर भारती किया जाए। 3 वर्ष की थी उस वक्त? हाँ, 3.5 साल की। और उसके बाद फिर 13 अगस्त 1999 को
संसद भवन में जो किसान सब समर्थन के किसानों का करते हुए मैंने उन्हीं के साथ संसद भवन में गिरफ्तारी दी थी, वहाँ भाषण भी दिया था, मुझे थोड़ा बहुत याद है। और उसके बाद फिर 2003 में मैं सोनिया जी से मिली और उसके बाद कांग्रेस का एक सफर चालू हुआ। उससे पहले मैंने सामाजिक और आध्यात्मिक प्रवचन करती रही, सामाजिक भूमिका में रही और कई दलों के लिए मैंने एक तुलनात्मक ईमानदार प्रत्याशियों के लिए उस समय एक प्रचार निकला, उसमें मैंने प्रचार भी किया। 2027 की क्या तैयारियां हैं कांग्रेस की? क्या कांग्रेस किसी साथ गठबंधन करेगी या फिर अकेले ही फील्ड में आने वाली है कांग्रेस? देखिए, सबसे पहली बात, ये गठबंधन की बात है, ये सब पार्टी के बड़े स्तर पर सब चीजों को देखकर और की जाती है। यहाँ मैं एक आपको सिर्फ सीधा नहीं इस बारे में बता सकती, लेकिन ये है कि बिल्कुल हम तैयारी में हैं, पूरी तरह से तैयारी में, और तैयारी का हिस्सा है चाहे वो SIR का विरोध हो, चाहे वो मनरेगा को लेकर जो उस योजना को खत्म करने का काम भाजपा ने किया है उसका विरोध। हम चाहते हैं कि मनरेगा योजना जो महात्मा गांधी योजना है, नरेगा योजना, उसको हम लेकर आए और उसी तरीके से आनी चाहिए, जो उसका मर्म है वो खत्म नहीं होना चाहिए। जनता के बीच किस तरह आप लोग जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस अपनी जो जमीन है वो खो चुकी है, कैसे जमीन वापस लाएंगे आप जनता के बीच जाकर? देखिए, ये कहना गलत होगा हम जमीन खो चुके हैं, जमीन नहीं खोई है। मुझे लगता है वोट चोरी और EVM का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, और उससे बड़ा एक हाथ मैं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं गोदी मीडिया जो मुख्य धारा का मीडिया है वो कहीं ना कहीं जो खबरों को गौण करने का काम करता है, जो बातें जनता तक जानी चाहिए, जो मुद्दे पहुंचने चाहिए वो नहीं पहुंचा पाते हैं। तो मुझे लगता है गोदी मीडिया का भी बहुत बड़ा इसमें हाथ तो है, उसका हम लगातार विरोध भी करते हैं, हम तो चैनलों पर बैठकर भी विरोध करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी जमीन खोई है ये कहना बिल्कुल गलत होगा। हम लगातार मेहनत कर रहे हैं और पूरे जोश शोर के साथ जमीन खोने की बात अगर होती है, आपने देखा है कितना बड़ा रामलीला मैदान में जितनी पब्लिक रामलीला मैदान के अंदर थी उतनी ही बाहर खड़ी हुई थी। तो मुझे लगता है जन सैलाब अगर उमड़ कर आ रहा है तो ये जन सैलाब उमड़ कर आ रहा है तो वैसे ही तो नहीं है। सपना जी, आप बात करें गोदी मीडिया की, अगर मीडिया गोदी होती तो वो आपकी आवाज कैसे पहुंचाती? जो आपके मुद्दे हैं वो जनता तक कैसे पहुंचते? जनता को क्या पता होता आप कैसे क्या क्या मूवमेंट कर रहे हैं? देखिए, कहाँ पता लगता है कितने मूवमेंट हमने किए, कितने सारे ऐसे मूवमेंट रहे जो केंद्र जो मुख्य धारा के मीडिया ने नहीं दिखाए, जो सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचे। हमने सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा कवर करने का हमने काम किया और मुझे लगता है यूट्यूब पर जो चैनल्स बने, चाहे वो किसी ने फोन से एक चालू कर दिया, चाहे एक लैपटॉप पर बैठकर चालू कर दिया किसी ने, तो मुझे लगता है उनसे और ताकत बढ़ी। मीडिया तो वो भी है, लेकिन गोदी मीडिया आपको भी पता है नाम क्यों है, हमारा नहीं जनता का दिया हुआ नाम है। दूसरी बात ये कि जो मुख्य धारा का मीडिया वो कहीं ना कहीं खबरों को गौण तो करता है। आप कह रहे हैं हमारी आवाज तो हम यूट्यूब मीडिया से, सोशल मीडिया से भी पहुंचा रहे हैं। दूसरा कि हम जब चैनलों पर बैठते हैं तो अपनी बात, क्योंकि हम पैनल में बैठते हैं तो हमें अपनी बात रखने का टाइम दिया जाता है, जरूरत पड़ने पर म्यूट भी किया जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद साधना भारती जी हमारे साथ। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो सोशल मीडिया है वो बड़ा रोल है जनता की आवाज बनने का, जनता की आवाज को, विपक्ष की आवाज को जन जन तक पहुंचाने का। मेरठ से अपने सहयोगी सागर के साथ लोकेश टंडन, LTV।